बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। जिस तरह के इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने 2.6 एक्सरसाइज में जो की डेफिनेशन थी उनके ऊपर बात की थी। हमने बात की थी कि फ़ंक्शन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, फ़ंक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, डोमेन के कॉन्सेप्ट को हमने देखा और को डोमेन के कॉन्सेप्ट को देखा और फिर रेंज के कॉन्सेप्ट को देखा। यानी वो सारी बुनियादी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी, जिनकी मदद से एक्सरसाइज 2.6 ने सॉल्व आउट होना था। तो आज हम देखते हैं कि उन डेफिनेशन को एक्सरसाइज 2.6 में किस तरह से एप्लीकेबल हम बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। हमें ये कहा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस। कि हमने ये रिलेशंस फाइंड करने हैं, फिर हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। ये हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, x, y सच डैट y इक्वल x और x इक्वल y। सेकेंड नंबर पे x, y सच डैट x प्लस वाई इक्वल 5। थर्ड नंबर पे x, y सच डैट x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। और लास्ट के ऊपर x, y सच डैट x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले चूँकि हमें एक सेट दिया हुआ है तो इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे। दूसरा कोई सेट नहीं है तो इसी सेट का अपने साथ कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे। यानी दो सेटों को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो कार्टीजियन प्रोडक्ट का तरीका है। तो ए क्रॉस ए का सेट, फिर दोबारा ये लिख दिया। सो लिखने का तरीका ये है कि 1 के साथ ये सारे नंबर अटैच कर दिए, फिर 2 के साथ ये सारे नंबर अटैच कर दिए बारी बारी, फिर 3 के साथ ये सारे नंबर बारी बारी अटैच कर दिए, फिर 4 के साथ ये सारे नंबर बारी बारी अटैच कर दिए। देखिए किस तरह 1 को 1 से अटैच किया, फिर 1 को 2 से अटैच किया, फिर 1 को 3 से अटैच किया, फिर 3 को 3 से अटैच किया। इसी तरह हमने सारे नंबरों को अटैच कर दिया, यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट बना लिया। अब हम आते हैं कि ये सारे हमारे पास रिलेशंस आ गए और इन सारे कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हमेशा सबसे पहले जो पहले नंबर वाला सेट है उसी का ही एलिमेंट आता है, उसके बाद दूसरे वाले का एलिमेंट आता है। अब देखिए जो पहला पार्ट है हमारा x, y इक्वल x, यानी वो हमने सारे रिलेशन लिखने हैं a क्रॉस a में से जिनमें दोनों एलिमेंट बराबर हैं, यानी x वाला और y वाला दोनों बराबर हैं। तो देखिए 1 1 लिख देंगे चूँकि x और y दोनों बराबर हैं। ये नहीं लिखा जाएगा चूँकि x 1 है 2, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। उसके बाद देखिए 2 2 वाला लिखा जाएगा, फिर 3 3 वाला लिखा जाएगा, फिर लास्ट के ऊपर 4 4 वाला लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। दूसरा और तीसरा बिल्कुल इसी तरह है। फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमने इन सारे रिलेशन में से वो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें x और y को ऐड करें तो आंसर हमेशा 5 से बड़ा आए। कैसे? 1 और 1 ने अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2 5 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आएगा, 1 और 3 को ऐड करें तो 4 आएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये नहीं हम लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो जिन दोनों x और y के नंबरों को ऐड करने से, ऑर्डर पेयर को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर निकले वो 5 से बड़ा हो। तो ज़रा देखें 2 और 4 है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 5 से बड़ा निकलता है, यानी कि आंसर क्या निकलता है? 6 निकलता है। तो ये एक ऑर्डर पेयर लिख देंगे। उसके बाद 3 3 वाला लिख देंगे, चूँकि 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 और 4 का लिखेंगे, इसी तरह 4 और 3 का भी लिखेंगे, 4 और 2 का भी लिखेंगे और 4 और 4 का भी लिखेंगे। यानी वो ऑर्डर पेयर्स हमने लिखने हैं कि जिनके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो उसका जो जवाब निकले वो 5 से बड़ा निकले। तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमेशा 5 से छोटा आए। तो जिनका जिस ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट्स को ऐड करने से आंसर 5 से छोटा आएगा हम उसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये उन्होंने कहा है कि आप रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 1 को।
और सेट को चेंज कर दें, यानी पहले सेट था आपके पास ए, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट थे। अब आप सेट क्या ले लें, आर ले लें, यानी पूरा का पूरा जो रियल नंबर का सेट है वो ले लें। द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस, यानी आपने ये बताना है कि कौन सी लाइन फंक्शन बनाती है। तो देखते हैं जी, पहला हमारे पास क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, y इक्वल एक्स। तो y इक्वल एक्स में क्या है जी, x का एलिमेंट और फिर y का एलिमेंट, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, y का एलिमेंट और x का एलिमेंट तो इक्वल होगा, लेकिन वो अलग अलग प्लेस के ऊपर फॉल करेंगे। तो इस तरह का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो ओरिजिन में से पास होती है। इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स आएंगे और रेंज भी रियल नंबर आएगी। तो ये याद रखें, रियल लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो फंक्शन होता है, वो ग्राफ फंक्शन का ही होता है। उसके बाद आगे x कॉमा वाई, आप देखें x प्लस वाई इक्वल 5। तो इसकी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की, इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट से मुराद वो वैल्यू होती है जो x एक्सिस या y एक्सिस को किस जगह के ऊपर जाके कट करती है। तो मान लेते हैं कि हम इनमें से कोई एक x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 रखते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 रखते हैं, ये याद रखना है आपने। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमने, तो इस इक्वेशन में y को 0 लिखेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया x और y का, x 5 आ गया और y 0 आ गया। इस तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 लिखेंगे, तो जब आप x को 0 लिखेंगे तो साफ ज़ाहिर है उसका y का जवाब निकल आएगा। तो x 0 है और y 5। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। अब इसको जब ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो देखें जो हमारे पास 0 और 5 का ऑर्डर पेयर है वो यहाँ फॉल करेगा। यहाँ फ़र्ज़ करें y 5 यहाँ आता है तो x 0 होगा। y एक्सिस की लाइन के ऊपर x हमेशा 0 होगा और x एक्सिस की लाइन के ऊपर हमेशा y 0 होगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, तो ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक फंक्शन बनाती है। उसके बाद x और y सच डैट x प्लस वाई इज़ लेस देन 5, यानी हमने वो वाले नंबर्स को जाहिर करना है जो छोटा होता है, 5 से छोटा होता है। तो देखिए ये हमने पहले ही क्वेश्चन पिछले में सॉल्व किया है कि इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तो लेस देन 5 है तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा वाला शामिल नहीं है, बल्कि ये सारा नीचे वाला हिस्सा जो है इसके ग्राफ का हिस्सा होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। वो जो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 में ये लाइन तो शामिल नहीं होगी और ऊपर वाला हिस्सा इसका वो शामिल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास ये डिफरेंट डायग्राम्स दी हुई हैं। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए पहले की बात करते हैं, 1 2 3 है, इधर A B C D लिखा है। तो फंक्शन के ऊपर इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि इसकी डोमेन के अंदर जितने नंबर हैं वो इस्तेमाल हो जाए। तो ठीक है भाई, डोमेन के अंदर जो नंबर थे वो यूज़ हो गए हुए हैं, उनका कोई ना कोई इधर आंसर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी शर्त वो ये थी कि डोमेन के अंदर जितने नंबर्स हैं उनका इधर जो जवाब है वो 1 आना चाहिए, यानी अगर 1 इधर लिखा हुआ है तो इसका सिर्फ एक आंसर इधर आना चाहिए। लेकिन आप देखें एक का जो आंसर है वो A भी आ रहा है और एक का आंसर B भी आ रहा है। तो हमने दूसरी कंडीशन में ये कहा था कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला वाला नंबर है, यानी जो डोमेन सेट का नंबर है, उसे रिपीट नहीं होना चाहिए, जबकि ये रिपीट कर रहा है, यानी एक जो है वो A के साथ भी अटैच है और एक जो है वो B के साथ भी अटैच है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। अब अगली बात करते हैं हम, A B C है, 1 3 5 है। तो अब A 1 के साथ अटैच है, B के साथ 3 अटैच है, C के साथ 5 अटैच है। तो देखिए पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि तीनों एलिमेंट यूज़ हो गए और हर एलिमेंट का एक यूनिक आंसर इस सेट में आ रहा है। तो ये एक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। क्योंकि 1 1 फंक्शन में हमने ये कहा था कि हर जो पहला सेट है उसका इधर जवाब यूनिक होना चाहिए। और ऑन टू क्या होता है कि हमारे पास जो ये रेंज है ये इक्वल होनी चाहिए इसी सेट की, अगर वो इक्वल होती है तो ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसमें तो हम बता ही नहीं सकते थे कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन तो है ही नहीं। फंक्शन होता तो बताते कि वो 1 1 है या ऑन टू है या कौन सा फंक्शन है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद अगला देखें, LMN XYZ, ये L का आंसर x आ रहा है और फिर M का आंसर भी x आ रहा है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एक आंसर आ सकता है। यानी कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि दो डिफरेंट क्वेश्चंस का एक आंसर आ सकता है।
दो ये डिफरेंट क्वेश्चन आप देखें, ये फ़र्ज़ कर लें एल और एम दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो दो डिफरेंट क्वेश्चन का एक आंसर आ सकता है, लेकिन एक ही इस तरह यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन के दो जवाब नहीं आ सकते, इसका मतलब है वो गलत हुआ है। तो देखिए एल का भी एक डिफरेंट जवाब है और एम का भी एक डिफरेंट जवाब है, उसके बाद एन का जवाब जी आ गया, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। अब कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन, ये इन टू फंक्शन है। इन टू फंक्शन किस तरह से है, हमें पता है कि जब रेंज किसी सेट की जो होती है वो सबसेट आ जाती है इस सेट के, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो इन टू फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, वो इन टू फंक्शन है। अब अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि आप इन्वर्स फाइंड करके बताएं कि इन्वर्स आता है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं आपसे बताता चलूँ कि एक फंक्शन हमारे पास अगर मौजूद है तो उसका अगर हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, उसका उलट फाइंड कर लेते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्वर्स आएगा वो भी फंक्शन होगा। वो फंक्शन हो भी सकते हैं और फंक्शन नहीं भी हो सकता। अब देखिए ये हमें ऑर्डर पेयर्स दिए हुए थे। अब इसका हमने इन्वर्स जब लेना है तो बड़ा आसान होता है कि डोमेन को आप रेंज बना दें और रेंज को आप डोमेन बना दें, तो वो इन्वर्स आ जाता है। यानी देखिए यहाँ पर डोमेन का दो एलिमेंट डोमेन है और 1 जो है वो रेंज है। तो आप क्या करेंगे, इन्वर्स के ऊपर ये निशान लगाते हैं -1 का। अब क्या करेंगे, 2 1 लिखा हुआ था तो 1 2 लिख देंगे, 3 2 लिखा हुआ था तो 2 3 कर देंगे, 4 3 लिखा हुआ था तो 3 4 कर देंगे, 5 4 था तो 4 5 कर देंगे, यानी उलट कर देंगे। अब जो इन्वर्स आ गया, अब इसे देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो वही तरीका है चेक करने का कि ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो ये पहला नंबर है ये रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी एक में भी ये रिपीट हो जाए। फ़र्ज़ करें यहाँ 1 2 आता है तो आगे 1 3 आ जाए, तो ये फिर फंक्शन इन्वर्स जो है वो फंक्शन नहीं रहेगा। इन्वर्स तो मालूम हो जाएगा लेकिन इन्वर्स इटसेल्फ फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, 1 3 2 5 3 7 4 9 5 9। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इन ऑर्डर पेयर्स की जो हम देखेंगे ऑर्डर पेयर की तरतीब को चेंज कर देंगे, यानी डोमेन का एलिमेंट रेंज बना देंगे और रेंज का एलिमेंट डोमेन बना देंगे। तो 1 3 को हम क्या लिखेंगे 3 1, 2 5 को क्या लिखेंगे 5 2, 3 7 को क्या लिखेंगे 7 3 लिखेंगे, 4 9 को 9 4 लिखेंगे और 5 4 को 4 5 लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें कोई पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट तो नहीं करता, तो नहीं करता। तो इसका मतलब है जो इन्वर्स आया है अब हमारे पास वो भी एक फंक्शन है। इसके बाद आगे जी थर्ड है इसका कि हमें इस तरह दिया हुआ है जी, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन, याद रखें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, और अमूमन जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इन्वर्स जो होता है वो भी स्ट्रेट लाइन होता है और वो फंक्शन ही होता है। अच्छा जी देखें y = x + 3 है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x को y कर देंगे और y को x कर देंगे, तो y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। ये 3 कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा। पहले y की वैल्यू फाइंड की हुई थी हमारे पास, अब क्या करेंगे इन्वर्स फाइंड करना है, तो अब y क्या आ जाएगा हमारे पास, x - 3/2 आ जाएगा। बुनियादी तौर पर हमने x की जगह y लिखा और y की जगह x लिखा है। अब देखिए इस बात को ज़रा देखें, y होता है हमारे पास f(x), तो ये अगर x आप फाइंड करना चाहें तो ये आप इस तरह लिख लें f(−1)y। तो बुनियादी तौर पर इस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f(−x) लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इन्वर्स आ चुका हुआ है, x - 3/2 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भला किस तरह है, चूँकि जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन मैंने कहा था एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो हमें गिवन क्वेश्चन था वो भी एक फंक्शन था और इन्वर्स जो है वो भी हमारे पास एक फंक्शन आ गया हुआ है। उसके बाद आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने हमेशा याद रखना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये पार्ट ऑफ अ सर्कल का इसका ग्राफ होता है, कि सर्कल का एक ग्राफ बनाती है। और याद रखें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये देखना चाहें कि कोई जो हमें दिया हुआ है ग्राफ जो दिया हुआ है वो क्या फंक्शन होता है या नहीं होता, तो उसके ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो वर्टिकल लाइन उसी ग्राफ को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर जाएगा तो वो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं होता है। अब देखिए ये हमें एक पार्ट ऑफ अ सर्कल है इक्वेशन है, वैसे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि पैराबोला क्या होता है। तो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, और आप ज़रा गौर करें कि इसके एक पॉइंट के ऊपर 2 जवाब आ जाएंगे। जिस तरह ये देखें कि इसके कारस्पॉन्ड ये y है, y का आंसर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी y का आंसर है। लेकिन गौर करें यहाँ पर जो x है वो तो एक ही है, यानी जो पहला एलिमेंट है फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास अगर 2 हो,
तो ये हो जाएगा, फ़र्ज़ कर लें -4 और ये सॉरी +4 और ये -4। तो देखिए 2 तो एक ही रहा ना, तो ये एक दफ़ा 2 पे 4 जवाब आ गया और एक दफ़ा 2 पे -4 जवाब आ गया, तो 2 तो 2 बार आ गया। लिहाजा ये जो हमारे पास आया है ये फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, तो लिहाजा हम ये फंक्शन नहीं है, तो इसका जो ग्राफ फंक्शन नहीं है, जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर इस पर हम क्या बात करें कि उसका इन्वर्स आता है या नहीं आता है। इसके बाद ये अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे। हमने उनको देखा कि एक्सरसाइज 2.6 में हमने देखा कि किस तरह से हमने डोमेन और रेंज को फाइंड करना है और किस तरह से हमने इन्वर्स को फाइंड करना है, और वो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या फंक्शन को बताना था कि फंक्शन है या नहीं है, इन्वर्स अगर निकल आता है तो उसका वो फंक्शन है या नहीं है। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू द टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑल फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।